हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे धातुओं का वायु में दहन। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का वायु में दहन। ठीक, अब आप सबको पता है भैया, अगर दहन करेंगे तो किसके साथ अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ होगी। ठीक है, अब हम कुछ धातुएं ले लेते हैं जिनका हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो, ये मैंने आपको पहले भी कराया, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मैं पहले करा चुका हूँ। कॉपर की जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हम कॉपर का दहन करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब यह है, धातुओं का वायु में दहन किया जाता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी धातुओं का जब भी आप वायु में दहन करोगे तो किसका निर्माण होगा? धातु ऑक्साइड का। ये क्या है आपका? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का दहन हम करेंगे तब हमारा क्या बनेगा? ठीक, एल्युमिनियम का जब आप दहन करोगे तो यहां पे बनता है Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको आपको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए ओके यहाँ 3 है, हम क्या करते हैं? ओके यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो ओके अब हो गए 6, और ओके 6 करने हैं तो हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के 4 हो रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई है। तो हमने यहाँ पे किसके अभिक्रिया किसके साथ कराई या किसका दहन किया? एल्युमिनियम का दहन किया। क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। एक और हम ले लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आपने रिएक्शन पढ़ी है, मैग्नीशियम का दहन। तो यहां पर क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करोगे तो यहां पे 2 हैं तो इधर भी 2, और ये आपकी बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक, अब एक चीज हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ी है, पहले के चैप्टर्स में, और दूसरे की हम बात कर रहे हैं तो दूसरे में हमने पढ़ा था अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की थी उसमें लवण का और किसका निर्माण हुआ था? जल का। यानी धातु ऑक्साइड किसकी तरह काम करते हैं? क्षार की तरह। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर? तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं किसका काम करते हैं? क्षार का काम करते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड हमें, जब हम अभिक्रिया धातुओं की करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यानी हम ये कहें कि धातुओं का हम दहन करते हैं, तो कुछ धातु ऑक्साइड डियर स्टूडेंट हमें इस प्रकार के मिलते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं। तो वो कौन से ऑक्साइड हैं उनकी बात हम कर लें। वो 2 आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड। एक और ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ये 3 ऐसे मैंने धातु ऑक्साइड आपको लिखे हैं जो किसका काम करते हैं? जो अम्ल की का भी काम करते हैं और क्षार का। वैसे जनरली धातु ऑक्साइड किसका काम करते हैं? क्षारक का काम करते हैं, क्षार का काम करते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी है जो किसका काम करते हैं? अम्ल का काम भी करते हैं, यानी दोनों का काम करते हैं। अब देखो, मेढक के बारे में आपने सुना होगा। मेढक कहाँ? थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। तो हम उसको कैसा प्राणी कहते हैं? उभयचर कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं? उभयचर। सबको पता था ना? तो अब यहां पर ये जो ऑक्साइड हैं इनको आप क्या कहोगे? इनको कहोगे उभय धर्मी ऑक्साइड। क्या कहोगे? उभयधर्मी ऑक्साइड।
तो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। रिपीट करो एक बार मेरे साथ, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल Al2O3 ZNO कॉपर मोनो ऑक्साइड CO। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? धातुओं का वायु में दहन किया। इसमें 3 एग्जाम्पल हमने ये ले लिए इसके, और उसी से हमें मिला उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, जानकारी मिली कि कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड भी होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों का काम करते हैं। क्लियर? अब उभयधर्मी ऑक्साइड का जो प्रश्न आता है वो कभी कभी 1 नंबर की जगह 2 नंबर में भी आ जाता है। 1 नंबर में आएगा तो आपसे क्या पूछेगा? उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, इसमें से लिख दोगे। 2 नंबर में आता जो भी हम उदाहरण देंगे उसकी रिएक्शन और पूछ लेता है अम्ल और क्षार के साथ। तो उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कर लेते हैं अम्ल और क्षार के साथ। देखो सिंपल सी बात है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? अम्ल के साथ करोगे। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अम्ल के साथ कर रहे हो तो लवण और जल का निर्माण होना ही होना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अम्ल, ये यहाँ क्षार का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? यहाँ पे क्षार का, या क्षार के लिख दें या क्षार लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे ये अम्ल का काम करेगा। ठीक, और Al2O3 देखो यहाँ पे आपका बनेगा क्या? अब जल बनेगा। सबसे पहले तो आप इसमें जल आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब जल के बाद जो बचा वो आपका है लवण। ठीक, अब लवण आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर? क्लियर? अब Al है और यहाँ Cl है। Al और Cl मिलके बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। और Al जो Cl3 है आपका, अब आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है क्लोरीन के, और देखो यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 हैं। तो सबसे पहले तो 2 कर दो आप। अब क्लोरीन का टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्लोरीन का 6 जब हो गया है, आपको करना क्या है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने जब 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हाइड्रोजन का भी 6 हो गया, तो हाइड्रोजन का भी 6 करना है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो O के 3 थे, वो अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। क्लियर? अब हमें अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? NaOH के साथ करानी है। तो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है? वही भाई, एक तो लवण बनेगा और जल। पहले हमने जल इधर निकाल दिया, जल बन गया। अब लवण जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है आपका सोडियम एल्युमिनेट, NaAlO2 बनता है। अब बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर जल बनेगा तो यहाँ हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के आपके, अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के देखो Na के यहाँ 2 है, आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो आप। तो देखो Na के यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हो गया Na। क्लियर? अब Al के 2 यहाँ भी, O के 3 और O के यहाँ पे 2, 5। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5। ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हमने उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं इसी पे। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है इसी पे। एक क्वेश्चन आता है एनोडीकरण। ठीक, एनोडीकरण क्या है? देखो एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम को अगर हम खुला छोड़ दें तो होता क्या है, इस पे ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ये परत काफ़ी हल्की होती है। ठीक है, ये परत क्या होती है? काफ़ी हल्की होती है। और इस हल्की परत इतना इफेक्टिव नहीं होती कि पूरी तरह से संक्षारण को रोक सके, मतलब एल्युमिनियम का क्षरण होने से रोक सके। तो इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई। एल्युमिनियम पे हम क्या करते हैं? ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। ठीक, एल्युमिनियम पे क्या चढ़ाते हैं? ऑक्साइड की परत। और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? 1 नंबर में आ जाता है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण क्या है?
एल्यूमिनियम पर किसकी परत चढ़ाते हैं? ऑक्साइड की परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ठीक, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया है एनोडीकरण, या फिर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। अब एल्युमिनियम पर जब ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो फिर उसका संचारण नहीं होता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम कलर वलर करके जो भी बर्तन वगैरह बनाते हैं बहुत सारे, उस पर डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अभी तक हमने समझा धातुओं का दहन, और धातुओं का दहन करने पर हमें मिला था धातु ऑक्साइड, और उसी के बारे में अभी तक हमने यहाँ पे चीज़ें की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम दूसरे नंबर पे कर लेते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक, किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखो दूसरा नंबर है ये हमारा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? ठीक, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, और जो धातुएं जल में घुलनशील हैं वो क्या बनाएंगी? हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, यानी धातु हाइड्रो ऑक्साइड आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक, कौन सी धातुएं हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी? जो धातुएं जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो जिन धातुओं के धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ अभिक्रियाएं हम लेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ऐसी धातुएं ले लेते हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कौन से जल के साथ? ठंडे। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कौन सी धातुएं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, अब जल के साथ अगर ये अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? ध्यान से समझो। ठीक, ये धातुएं ऐसी हैं जिनके धातु ऑक्साइड क्या है? जल में घुल जाते हैं, और ये भी धातुएं जल से अभिक्रिया सीधे सीधे करती हैं, जल में घुल जाते हैं, तो ये सीधे क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड बनाएंगे। धातु ऑक्साइड बनेगा, उससे सीधा उसके बाद धातु हाइड्रो ऑक्साइड ये बनाएंगे। ठीक है, तो के जो है जब इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो KOH बनेगा, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, क्या बनेगा? KOH, और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब इसको आप बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो देखो H के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हो जाए, तो एक काम हम करते हैं, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। 2 करने के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे तो इधर भी 2 कर देंगे, तो H और O तो हमारे बैलेंस हो गए, बचा K। ठीक, अब सेम बिल्कुल इसी की तरह इसमें भी होगा। आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस आपका रहने वाला है बैलेंस करने का। यहाँ पे जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे ये। ठीक, अब देखो इसमें जो गैस बन रही है हाइड्रोजन, इसके साथ काफ़ी मात्रा में यहाँ पे ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक, इन दोनों रिएक्शनों में ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया हैं सोडियम, और ये भी ठंडे जल के साथ है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पे ये इनका दहन नहीं हो पाता है। ये क्या करती है? कैल्शियम से चिपक जाती है, जिसके कारण कैल्शियम का जो टुकड़ा हम डालते हैं वो जल में तैरने लगता है। ठीक है, कैल्शियम से क्या होती है? चिपक जाती है, जिसके कारण क्या होता है? कैल्शियम का टुकड़ा जल में तैरने लगता है इधर उधर। ठीक, तो धातुओं की जल से अभिक्रिया में हमने 3 धातुएं ली, और जो किससे अभिक्रिया कर रही थी? ठंडे जल से। अब ऐसी धातु के बारे में बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट, जो गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। ठीक, तो गर्म जल से कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? गर्म जल। ठीक, इसमें आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया कराती है और क्या बनाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
इसको भी बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपको 2। अच्छा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का दहन नहीं हो पाता है इस अभिक्रिया में, ये भी क्या करती है, मैग्नीशियम से चिपक जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम के टुकड़े पे आके लग जाती है और वो मैग्नीशियम का टुकड़ा वो भी तैरने लगता है। ठीक, यहाँ भी दोनों केस यही हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ी ठंडे जल और गर्म जल के साथ किसके अभिक्रिया, धातुओं के साथ। नेक्स्ट जो रहेगा वो हम पढ़ने वाले हैं कुछ धातुएं अब ऐसी भी है ना, तो देखो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ना ठंडे जल के साथ ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कैसे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी भैया, जल के साथ करेंगे नहीं, जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ करेंगे, जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी धातु हैं, आयरन आपका हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया आदि, ये सभी धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, जल की वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगी या फिर जल की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रहने वाला है भाप के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, भाप के साथ। ये आपकी गर्म जल के साथ, भाप के साथ। ठीक, अच्छा, भाप के साथ सारे एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक तो हम एल्युमिनियम का ले रहे हैं। ठीक, एल्युमिनियम की अभिक्रिया भाप के साथ, यानी लिखेंगे तो जल का ही फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया भाप के साथ होगी तो आपका बनेगा Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3, और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, अब इसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे कितने हैं, 3, फटाफट 3 लगा दीजिए। ठीक है, ओके 3 हो गए, ओके 3 हो गए हैं, और Al के यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ 2 बैलेंस कर दीजिए। अब ओके 3, H के यहाँ पे 6। मुझे लग रहा है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आपको भी लगना चाहिए, नहीं तो एक बार देख लेते हैं। Al के 2, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, H के 6 हैं, यहाँ 6 हैं, O के 3 हैं, यहाँ 3 हैं। इट मीन्स रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक, तो भाप के साथ जो अभिक्रिया कर रहे हैं, एक तो आपका हो गया एल्युमिनियम, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, आपका आयरन ले लिया Fe। ठीक, H2O। भाप के साथ जब आयरन की अभिक्रिया कराई जाती है तो Fe3O4 का निर्माण होता है और इधर हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। ठीक है, अब Fe3O4 है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Fe के 3 हैं, जल ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी आपको 4। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अच्छा, भाप के साथ कौन कौन कर रहा था, एल्युमिनियम, Fe, जिंक। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्या है आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होंगी, मैंने तो नोट्स भी यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ साथ में। बाकी आपको नोट्स का लास्ट वीडियो में हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है और हमारे पहले के 2 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, एक बार जाके आप उनको देख लीजिए, जिससे आपका साइंस और भी बेटर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकोगे। ठीक है, श्योरिटी के साथ। तो हमने यहाँ पे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया की, इसमें हमने 3 स्टेप देखे। सबसे पहले ठंडे जल की अभिक्रिया धातुओं के साथ की, फिर हमने गर्म जल की और फिर हमने भाप की। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम धातुओं की अभिक्रिया करेंगे अम्ल के साथ। ठीक है, जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया तो क्या बना था, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से याद होगा, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो तीसरा हमारा है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो सिंपल है, जब भी हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे या कराते हैं तो हमें मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल, जैसे मान लो Zn ही है और H2SO4 हमारा अम्ल है, इसके साथ हमने इसके अभिक्रिया कराई तो क्या बन रहा है ZnSO4, क्योंकि ये ऊपर भी होता है, विस्थापन अभिक्रिया भी है एक तरीके से ये,
और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आपको मिलेगा गैस। ठीक, ये सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक अम्ल ऐसा भी है जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, उस पर क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका वहाँ पे बनता है। यानी कौन सा अम्ल है वो है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, क्या नहीं करता है, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है, ये क्या है, ऑक्सीकारक का काम करता है। अब ऑक्सीकारक का काम करता है, जो भी मान लो धातु इसके साथ अभिक्रिया करती है नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो वो हाइड्रोजन क्या है, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे वो जल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, जल। इसीलिए ये क्या करता है, HNO3 धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को किस में बदल देता है, जल में बदल देता है। ठीक, अच्छा, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, तनु Mn के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, वहां पे ये हाइड्रोजन गैस भी देता है। ठीक है, तो Mn और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है एक्वा रेजिया, हेडिंग बहुत बार पेपर में आ चुका है, या फिर इसको बोलते हैं रॉयल जल। ठीक है, एक्वा रेजिया या रॉयल जल। तो रॉयल जल क्या है या एक्वा रेजिया क्या है, देखो सिंपल है। इसमें हम, जैसे हमारे पास एक बर्तन है, हम इसमें क्या करते हैं, HCl और HNO3 मिक्स करते हैं, और ये कैसे रहते हैं, सांद्र, मतलब गाढ़े अवस्था में, दोनों ही। अब डालते कैसे हैं, जैसे मान लो 3 लीटर हमने ये डाल दिया और 1 लीटर ये डाल दिया, टोटल इसमें कितना हो गया, 4 लीटर। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 3:1। यानी जब सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है, तो जो मिश्रण बनता है या जो विलयन बनता है वो एक्वा रेजिया कहलाता है। और एक्वा रेजिया इतना प्रभावशाली होता है कि ये सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। किसको गला देता है, सोना और प्लेटिनम, जो किसी से नहीं गलते। अकेले किसी के बस की बात नहीं है कि सोना और प्लेटिनम को गला दे, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं 3:1 में, तो सोना और प्लेटिनम को भी गला देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक चीज और, इस पे आपका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो गांव में जाता है और सोने के आभूषणों को साफ करने का, नए जैसे करने का, यानी पुराने जो आभूषण हैं सोने चांदी के, उनको नए करने का ढोंग रचाता है, और एक महिला उसकी बातों में आकर अपने आभूषण उसको दे देती है। वो व्यक्ति क्या करता है, उस विलयन में डालता है और उसको निकाल के दे देता है, जिससे उसके आभूषण नए हो जाते हैं। लेकिन महिला फिर देखती है ऐसा कैसे हो गया, फिर वो उसका वेट कराती है, वजन कराने पर क्या होता है कि वो वजन कम आता है। फिर महिला उससे बहुत सारी बहस करती है, तब जाके वो अपनी गलती को मानता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ऐसा क्यों हुआ था, वो क्यों वजन कम हो गया था, क्योंकि एक्वा रेजिया उसके पास विलयन था, उसने उसमें डाला, जिससे उसके आभूषण की जो बाहरी परत थी, काफ़ी मात्रा में आभूषण उसका उसमें गल गया था। ठीक, इसलिए उसका वेट क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।